देश के 22 लाख से ज्यादा बच्चों और उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू है। आंसू इस बात के नहीं कि उनके बच्चे ने मेहनत नहीं की, आंसू इस व्यवस्था की नाकामी के हैं जिसने एक बार फिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा का मजाक बना दिया है। आखिर गुनाह के ये तार पूरे देश में कहां कहां फैले हैं? कौन है इन गुनाहगारों को जो हर बार इन्हें बचा लेता है? नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कोर्ट में जो बातें कही है उसे जानना बेहद जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि 3 मई को होने वाली परीक्षा का पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पीडीएफ बनाकर शेयर किए गए थे। आरोपी मांगीलाल ने अपने बेटे के लिए लीक पेपर मांगा था। इसके लिए यश यादव नाम के आरोपी से 10 से 12 लाख रुपए की डील हुई थी। पेपर मिलने के बाद मांगीलाल ने उसकी फोटोकॉपी करवाई, फिर उन्हें अपने बेटे, रिश्तेदारों और जान पहचान के छात्रों को बांट दिया। लेकिन अभी बहुत कुछ राज है जिसका पता लगाने के लिए सीबीआई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने वाली है। 5 आरोपियों को 7 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी के आदेश भी मिल गए हैं। इसके अलावा आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब 7 आरोपियों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। जहां सीबीआई का एक्शन तेज है, वहीं नीट पेपर को लेकर पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस देश का जो सबसे मेहनतकश छात्र है, उसके पेरेंट्स कितना कितना लोन लेके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इस देश में शिक्षा हासिल करना, इन एग्जाम्स के लिए बैठ पाना कितनी मुश्किल बात है। और उसके बाद लगातार छात्रों की इस तरीके से अग्नि परीक्षा की नेशनल ठग एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय, हमारी सरकार और कोचिंग माफिया का गठजोड़ जो हर परीक्षा के साइकिल के साथ लेता है, ये बंद किया जाए। कुछ इकट्ठा करके उन्होंने पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी कि कल को कुछ अच्छा मिलेगा उनको जिंदगी में। इसकी गारंटी तो होनी चाहिए ना। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जिम्मेदार तो किसी को ठहरना चाहिए ना। उनको वो कितने बेशर्म हैं, वो इतने बेशर्म है कि 10 साल में 89 पेपर लीक होते हैं। उनको खुद से थोड़ी सी लाज शर्म होनी चाहिए, उनको खुद से इस्तीफा देना चाहिए। इसका ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा है। पेपर लीक के बाद देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक दुखद खबर आई है। एक नीट अभ्यर्थी ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते अपनी जान दे दी है। छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिवार का दावा है कि वो कानपुर से नीट परीक्षा देकर लौटा था और पेपर लीक की खबरों की वजह से काफी परेशान था। पेपर दिया नीट का, उसी में डिवोर्साइज हो गया है कुछ। उसके मन में पता नहीं क्या गया, खबरें चल रही है लीक हो गया, लीक हो गया। इतनी तैयारी की थी, अब उसको इसी में लग रहा है, इसी वजह से जो है सुसाइड कर लिया। पेपर लीक से जहां नीट छात्रों में भारी गुस्सा है, एक छात्र के सुसाइड की खबर है, तो वहीं सीबीआई एक्शन मोड में है। राजस्थान के एक ही परिवार के 3 लोगों को दबोचा है। दिनेश बीवाल, मांगीलाल बीवाल और विकास बीवाल। सीबीआई को शक है कि यह पूरा परिवार ही पेपर लीक कराने वाले बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। इन्होंने न सिर्फ इस बार पेपर का जुगाड़ किया, बल्कि पिछले साल भी इसी हेराफेरी के दम पर अपने ही परिवार के 4 बच्चों को गलत तरीके से नीट परीक्षा पास करवा दी। वहीं दिनेश बीवाल, जो खुद को बीजेपी का नेता बनाता है, राजस्थान के जमावार रामगढ़ से बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के काफ़ी नज़दीक है। इन नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हैं। वहीं नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इसने टेलीग्राम ऐप के जरिए 10 लाख रुपए में लीक हुआ पेपर खरीदा और फिर उसे आगे दूसरे लोगों को 15-15 लाख में बेच दिया। गुरुग्राम से 5वां आरोपी यश यादव को गिरफ्तार किया गया है। यश यादव इस पूरे नेटवर्क की दिल्ली एनसीआर वाली सबसे मजबूत कड़ी था। सीबीआई की बाकी टीमें पुणे पुलिस के साथ मिलकर पहले से पकड़ी गई ब्यूटी पार्लर वाली मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे की कुंडली खंगाल रही है। मनीषा वाघमारे के नाम से कुल 21 बैंक खाते मिले हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि संतोष जायसवाल मेडिकल एडमिशन और फर्जीवाड़ा रैकेट का मास्टरमाइंड है। तेजस्वी यादव के साथ संतोष जायसवाल की तस्वीरें वायरल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जांच एजेंसियां असली गुनाहगार तक पहुंच गई हैं? एक आरोपी का दावा है कि बड़े लोगों को पकड़ो,
बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। ये बड़े लोग कौन हैं, इनके कनेक्शन क्या हैं? सीबीआई के रडार पर ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है, लेकिन सवाल परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी उठ रहे हैं। क्या एनटीए को सच में नहीं पता कि पेपर कैसे लीक हो जाता है? वैसे पूरी दुनिया को पता है कि लूप होल्स कहाँ हैं। वहीं नीट ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा में कदाचार को लेकर सरकार ने 2024 में एक सख्त कानून बनाया है। इसे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 कहा जाता है। पेपर लीक या नकल कराने वाले संगठित माफिया गिरोहों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ का भारी जुर्माना तय किया गया है। इस कानून के दायरे में आने वाले सभी अपराध गैर जमानती हैं। आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क भी किया जा सकता है, लेकिन कड़े कानून के बाद भी पेपर लीक वाला माफिया एक्टिव है। 2024 नीट पेपर वाले मामले को ही देखें तो सीबीआई 40 से ज़्यादा लोगों को उसने गिरफ्तार किया, 5 से अधिक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 45 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं सुनाई गई और कई आरोपी तो जमानत पर बाहर हैं। इसीलिए विपक्ष पेपर लीक के बाद सवाल उठा रहा है कि सीबीआई एक्शन काफ़ी नहीं है। परीक्षा होती है, परीक्षा का पेपर लीक, ये लीक सरकार है। और जो शोर मचाते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, पिछली की बता दो आपने क्या की। आपने पिछली बार सीबीआई जांच की थी, उसमें क्या कार्रवाई की? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पिछली बार जिसने पेपर लीक कराया था वो छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर जाकर के मुख्यमंत्री का सलाहकार बन गया। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। तो क्या पेपर लीक ऐसे ही होता रहेगा और स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? वैसे आजकल हाइब्रिड और इनक्रिप्टेड डिजिटल मॉडल की बात हो रही है। इस मेथड में पेपर कहीं छपेगा ही नहीं, बल्कि पूरा प्रश्न पत्र एक सुपर कंप्यूटर में लॉक रहेगा। इसे कोई हैक नहीं कर सकता। परीक्षा शुरू होने के सिर्फ आधा घंटे पहले कंप्यूटर के जरिए ये पेपर सीधे एग्जाम सेंटर पर भेजा जाएगा। ये फाइल पूरी तरह कोड वर्ड में होगी। जैसे ही पेपर खुलेगा, परीक्षा केंद्र के अंदर लगी हाई स्पीड मशीनों से धड़ाधड़ पेपर प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। छात्रों को बिल्कुल गर्मा गर्म पेपर सीधे उनकी बेंच पर मिलेगा। इससे रास्ते में पेपर चोरी होने या लीक होने का खतरा 0% हो जाएगा। हर छात्र का पेपर अलग अलग होने से नकल पर भी रोक लगेगी। पेपर सेट करने वाले लोगों को लेकिन बाकी दुनिया से काट कर रखना होगा। वहीं तमिलनाडु के सीएम थलापति की सलाह है कि नीट को खत्म कर दो और 12वीं के नंबर पर ही मेडिकल में एडमिशन दो, लेकिन थलापति विजय की सलाह पर बीजेपी नीट पेपर क्लीन होने का भरोसा दे रही है। देखिए, नीट के एग्ज़ाम को में जो दिक्कत आई है उस पर सरकार ने उसको संज्ञान लिया है और छात्रों को पूरा न्याय दिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादातर तौर पर सरकार का पक्ष रखते हैं, एक वकील भी हैं। संजीव उनियाल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 2024 का पेपर लीक, 2024 के पेपर लीक के अंदर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 90 दिन में तो उनकी चार्जशीट नहीं दाखिल की गई और ज्यादातर लोगों को जमानत मिल गई। आज भी इस मामले में जो 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार है, मास्टरमाइंड आज तक नहीं पकड़ा गया, छोटे मोटे लोगों को पकड़ा गया और वो सब लोग, उनमें से ज्यादातर जमानत पर बाहर है। कोई अकाउंटेबिलिटी सीबीआई फिक्स कर ही नहीं पाती। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी। ठीक है, मैं एज एन एडवोकेट आपको बता सकता हूं। ठीक है, वैसे बता दीजिए। होती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूं।
कोर्ट की जो प्रक्रिया उसके बारे में बताता हूं, जो कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता लगता है। कम्बरसम प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, उसमें एग्जामिनेशन होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, और फिर उसमें एविडेंसेस को कोरोबरेट किया जाता है, और नोटिस पे कई बार एविडेंसेस नहीं हो पाते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो आप ये मत समझिए कि कोई कल्प्रिट कभी भी कोर्ट से बच सकता है या निकल सकता है। ये मैंने अपने बहुत लंबे कैरियर में जो है एडवोकेट नोटिस किया और देखा भी और लोगों को समझाया भी, और बाद में प्रूव भी किया गया। तो लॉ पर विश्वास सबका रहना ही चाहिए, और लॉ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और कोर्ट्स में ऐसा लगभग होता है कई बार, जब हताश हो जाते हैं लोग तो अगली डेट पर उनको कुछ राहत मिलती है, फिर 2-3 डेटों पर, तो ऐसा लगातार होता है। और पहले वाले केसेस का मैं डिटेल में नहीं देख पाया क्या है, परंतु 2024 में जो एक नया कानून आया, जिसको कि बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से बीएनएसएस में लिया गया, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि आपने देखा कि जो पब्लिक सर्विसेज में जो चयन होता है, उसके लिए बहुत कड़े कानून आए, जैसा आप भी बता रहे थे। 3 से 5 साल को 5 से 10 साल कर दिया, और जो 10 लाख तक का जुर्माना था उसको 1 करोड़ तक कर दिया। और अगर नोटिस होने पर अगर वो जुर्माना जमा नहीं करवा पाते हैं एक्यूज, तो उनकी कड़की कुड़की तक हो सकती है प्रॉपर्टी की। इस तरह के प्रोविजन है। तो ऐसा नहीं है कि कानून अपनी तरफ से काम नहीं कर रहा, पर आपको पता है कि कल्प्रिट जो है वो, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, और भारतवर्ष में कम से कम मुझे लगता है कि आज ऐसी सरकार है जो, मुझे लगता है, जो कहती है कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो चयन के बाद भी लोग जो है, आपने देखा कि एडमिट हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे थे जो कि 5 साल के बाद जब निर्णय आया 2013 से पहले, तो वो देखा कि उन्होंने सरकार में लगातार 8-10 साल उनके पास सीबीआई के पैनल्स होते थे, जबकि वो जो है ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर निकल आए थे जो 2014 और 2015 में निकल कर आया। तो वो आज सरकार की पोजीशन नहीं है, शुरुआत में ही पता लग जाता है। ये थोड़ी तत्परता जरूर आई है, परंतु इसमें और स्ट्रांग और स्ट्रिंजेंट कानून होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में, जैसा आप बता रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का फायदा जरूर आने वाले टाइम में होना चाहिए, और उसका फायदा जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। मैं उन स्टूडेंट्स के साथ हूं। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो तैयारी करके जब आते हैं और जब बैठते हैं, और उनके साथ ये होता है तो सबोटेज होता है उनके साथ, लगभग कुठाराघात होता है उनके कैरियर पे, उनके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। ठीक है, यश क्या कहेंगे, क्योंकि 3 तारीख का पेपर था, 12 तारीख को मालूम पड़ा, आज जो है कई दिन हो चुके हैं सीबीआई को गए हुए, 2-3 दिन हो चुके हैं। परसों शाम को सीबीआई के लिए केस गया था, लेकिन अभी तक मास्टरमाइंड तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अभी तक सिर्फ इधर उधर से लोगों को उठाया जा रहा है। दीपक जी, एक खास रिकॉग्निशन उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो खुद को मैं बीजेपी का नहीं हूं बताएं, और सबसे पहले 2013 के पहले के समय को कोसें। उनके लिए एक अलग रिकॉग्निशन होना चाहिए। अब मास्टरमाइंड, ये बचपना ये छोड़ते क्यों नहीं है? टॉपिक तो होता नहीं इनके पास, सारे इलेक्शन आते रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, आप पर्सनल अटैक करते हैं जब भी आप हारते जाते हैं सारे इलेक्शन। आप जब पर्सनल अटैक करते हैं जब इलेक्शन हारते हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हालत रही? आपका नाम कहाँ लिया? वेस्ट बंगाल में क्या रहा? अरे रोइए मत, असम में क्या था? रोइए मत, आप संघी हैं। तमिलनाडु में क्या रहा? पुडुचेरी में क्या रहा? मास्टरमाइंड की बात, क्या पोजीशन है आपकी? और आपने टेक्नोलॉजी, कांग्रेसी मुझ छिपाए घूम रहे हैं, इतने बड़े सुनो, संघी चुपचाप बैठो, क्या क्या किया? अच्छा यश, आपसे उम्र में बड़े हैं, संजीव उनियाल जी आप बड़े हैं, बड़प्पन दिखाइए, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा लिया। मैं उनसे कहूंगा कि आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मुद्दों के ऊपर बात करें। मेरे ख्याल से हमारे पास जो मुद्दा है वो ज्यादा गंभीर है। यश जी, दीपक जी, मेरा निवेदन है, जैसे मैंने शांति और धैर्य से सुना वैसे मुझे भी सुनना है। आज चुपचाप रहिए आप। देखिए दीपक जी, मास्टरमाइंड खोज कभी नहीं हो पाएगी, इसीलिए मार्जिनलाइज हो गए हैं। ये आइडियोलॉजी है आपकी, परिवारवाद की राजनीति, जिसको बचाने के लिए क्या बोल पाएंगे? बार किसी को भी पकड़ लिया जाता है, उसके बाद वहीं की वहीं रह जाती है। टॉपिक तैयार करके आया करिए। नीट की नहीं है बात, मैं आपको बताता हूं। नीट की फुल फॉर्म बता दो आप। व्यापम, एसएससी सीजीएल, सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स और मैथ्स, क्लास 10 का मैथ्स, कर्नाटक पीयू फिजिक्स, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां, राजस्थान रीट, बीएड जॉइंट एंट्रेंस, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी, राजस्थान सीनियर टीचर जीके, यूपी लेखपाल, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड, राजस्थान रीट, महाराष्ट्र एचएससी मैथमेटिक्स, आसाम एचएसएलसी।
यूपी आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूजीसी नेट और 2024 का नीट यूजी, जिसकी चर्चा आप स्वयं भी कर रहे थे दीपक जी। बात यह है कि 10 साल में 89 बार पेपर लीक होने के बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी की बात बताता हूं। यदि आप ये सोचते हैं या कोई भी ये सोचता है कि टेक्नोलॉजी के दम पे एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम आ जाएगा कि पेपर लीक ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आप इनक्रिप्ट कर दीजिए डेटा, आप मास्टर कंप्यूटर में डाल दीजिए, आप सुपर कंप्यूटर में डाल दीजिए, लेकिन अगर डेटा डालने वाला ही करप्ट होगा तो क्या कर लेंगे आप? हमारा सवाल है कि क्यों देश में शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। हालांकि बहुत सारे लोग इसका जवाब ये भी देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश में शिक्षा चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो फालतू के नारेबाजी, सड़क पे फरसा बरछा लेने के लिए युवा मिलेंगे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हमारा सवाल है कि जिस देश में एक जमाने में एक दुर्घटना पर सरकारें हिल जाती थी, वहां आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं, गर्मी धूप मौसम की परवाह किए बिना अपने भविष्य के लिए लगभग अपनी जान पे खेल रहे हैं। उसके बदले सरकार उनको क्या दे रही है सिवाय नए जुमले के? ये भी एक तरह का विजन 2047 है कि अब ऐसा हो जाएगा, तब वैसा हो जाएगा। अरे अभी तक क्या कर रहे हैं आप? 89 बार पेपर लीक हुआ है, 89 बार। क्या होता है 10 साल में 89 पेपर लीक होने का मतलब है कि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप नई टेक्नोलॉजी के नाम पे फिर एक नया बिल बनाएंगे, पब्लिक एक्सचेकर से पैसा निकालेंगे और उससे होना जाना कुछ नहीं। देश के युवाओं को समझने की जरूरत है कि आप शिक्षा और झूठ, नफरत, इनमें से कोई एक ही चुन सकते हैं, और हमारी ये प्रार्थना है कि आप शिक्षा को चुनें। एक गंभीर सरकार की इस समय सख्त जरूरत है। ये इधर उधर फालतू की छापेमारी, इधर उधर कूदा फांदी, इससे कुछ नहीं होना। यदि होना होता तो 89 पेपर लीक नहीं होते दीपक जी। आपके जमाने में पेपर लीक होते थे जनाब? हमारे जमाने में होते थे, पता नहीं मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हिसाब से आपकी उम्र नहीं है ना यश उतनी, आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा ही नहीं है। वही कह रहा हूं मैं कि हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो बेशर्मी से ठप्पे से बोल दे कि अब 50 साल इंतजार करो भैया, उसके बाद कुछ नहीं होगा, अभी जो हो गया उसमें तो भगवान का नाम लो और चुपचाप बैठो। ऐसा बोलने वाला मेरी पार्टी में कोई नहीं है। एक रेल दुर्घटना पर उस जमाने में रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, एक दुर्घटना पर उससे संबंधित अधिकारियों पर इंक्वायरी बढ़ जाती थी। अभी 2-4 दिन खूब पेपरबाजी होती है, मीडिया में खबरें आती हैं, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। पकड़ाने वाला यही बोलता है हर बार कि किसी बड़े आदमी को बचाया जा रहा है, चाहे वो पुलवामा जैसा भयानक मामला हो, चाहे ये नीट का मामला हो। हर बार कोई ना कोई यही बोलता है कि किसी बड़े आदमी को बचाया जा रहा है, और बात वहीं के वहीं ठप हो जाती है। युवा थक जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई अगले साल की उम्मीद में रहता है। देश के 2/3 से ज्यादा ग्रेजुएट्स इस समय बेरोजगार हैं। अभी अभी आया था। अरे यश श्रीवास्तव, इतनी बुरी हालत है तो आप सरकार में क्यों नहीं आ पाते? 3 बार से लगातार मोदी जी से क्यों हार रहे हैं? राज्य दर राज्य क्यों हार रहे हैं? देखिए आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई जब मैंने हार की बात की, क्योंकि आप हार पर मुस्कुराते हैं, आई है, जीत पर झगड़ा करते हैं। क्योंकि थोड़े दिन रुक जाएंगे, थोड़े दिन रुक जाएंगे। कितने दिन रुके भाई? 12 साल तो हो गए। के लिए उसके बाद ये सवाल पूछने के लिए हम तो सत्ता में होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जुमले और झूठ नहीं होंगे। होगा तो एक ढंग का विपक्ष होगा, नहीं तो कोई और नहीं। ढंग का विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी होगी भाई। और वैसे मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से साफ हुए हैं, उस तरह से मैं नहीं उम्मीद करता कि 2029 में आपके पास कोई चांस है। आप साफ है नॉर्थ इंडिया से, आप ज्यादातर राज्यों से साफ हैं। पूरा फूटा उस दिन आपको इस सवाल को बदलना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है। नहीं, आपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप चैलेंज कर सके। नहीं, चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपसे कि जिस दिन ये जुमले का घड़ा फूटा, उस दिन आपको ये सवाल बदलना पड़ेगा, इस सवाल का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। ये पक्का है कि देश के युवा अब त्रस्त हो चुके हैं। ये रोज रोज का झूठ, रोज के जुमले, ये हर साल राहुल गांधी भी बोलते हैं, आपके नेता भी बोलते हैं, और यश श्रीवास्तव भी बोल रहे हैं कि देश के युवा त्रस्त हो चुके हैं। और त्रस्त तो 2015 से हैं, फिर भी मोदी जी बार बार जीत जाते हैं।
अब बताइए 90 पेपर लीक हो गए आपके हिसाब से 2014 से लेके 2026 तक, लेकिन इन 90 पेपर लीक के बावजूद भी देश में इसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, आपने भी नहीं किया। दीपक जी उसका नहीं, ऐसा नहीं है कि और राजस्थान में जब अशोक गहलोत सरकार थी तब भी पेपर खूब लीक होते थे। दीपक जी अगर ऐसा है तो बीजेपी को तो एक लैंडमार्क एस्टेब्लिश करना चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होते। 89 में से कुछ नहीं तो 9 पेपर तो बीजेपी के लीक हुए होंगे, वैसे मैंने अभी जितने गिनाए ज्यादातर बीजेपी के थे। तो आपको ये सोचना चाहिए, और आपसे मेरा मतलब देश की सारी जनता जो भी इस प्रोग्राम को देखे या जो भी आपस में चर्चा करे, सबको यह सोचना चाहिए कि इस समय देश में युवाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है। एआई हमारे दरवाजे पे खड़ा है, आईटी इंडस्ट्री एक ओवरहॉल पे खड़ी है, हमारी युवाओं को तैयार रहना है। और ऐसे समय में इस तरह की गलतियां, इस तरह का भविष्य से खिलवाड़ होगा। हमारे देश का जो युवा आज अपने प्राइम पे है, जो लोग शिक्षा नहीं किए, जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा कि जो बच्चे 16 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी देर कागज काले करते हैं, अपनी आंखों का नंबर बढ़ाते हैं, आधी लाइट पूरी लाइट ऐसी लाइट वैसी लाइट स्ट्रगल करते हैं, उनको कैसा लगता होगा जब पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो ये लोग नहीं समझेंगे दीपक जी। आधी से ज्यादा कैबिनेट को पढ़ना लिखना नहीं आता है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा के प्रति इतना खराब रवैया है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रधानमंत्री जी खुद नहीं जानते। ऐसी सरकार, ऐसी स्थिति में देश के युवाओं को वाकई में ये कौन चुनाव जीता क्या हुआ उससे आगे सोचना पड़ेगा। और मेरा विश्वास है कि लोग सोच रहे हैं। ये थोड़े दिन की बात है, उसके बाद आपको भी यहाँ पे चर्चा करनी पड़ेगी कि एक अलग तरह का चेंज आया है, और वो जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। पता नहीं कब आएगा, 2014 से तो मैं यही देख रहा हूं चेंज आएगा। आज तक नहीं आएगा, आया और ना आगे आ पाएगा, इसकी कोई उम्मीद दिखाई देती है। क्योंकि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कांग्रेस एक सार्थक विपक्ष की भूमिका पिछले 12 सालों में दिल्ली में नहीं निभा पाई है, और जहां पर कांग्रेस विपक्ष में गई राज्यों में, वहां पे विपक्ष में ही है। कई दशक हो गए आप उत्तर प्रदेश में नहीं है, कई दशक हो गए आप बिहार के अंदर नहीं है, कई दशक हो गए आप दिल्ली के अंदर नहीं है, पता नहीं कितने राज्य हैं ऐसे। सार्थक सत्ता की भूमिका जरूर कांग्रेस बहुत अच्छी तरह निभाएगी, जरूर निभाएगी दीपक। तो सार्थक विपक्ष की भी निभा लीजिए ना, सीख लीजिए, वरना हमेशा विपक्ष में ही रह जाएंगे। बहुत ज्यादा सार्थक है दीपक जी, सिर्फ इसलिए कि हम पोस्टर नहीं जला रहे, हम फालतू की तोड़फोड़ नहीं कर रहे, उसका मतलब ये नहीं है। कल ही एनटीए वालों के एनएसयूआई ने पोस्टर जलाए हैं, यूथ कांग्रेस ने पोस्टर जलाए हैं, कैसी बात करते हैं आप। पर आपका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो बड़ा छोटा होता है। आप लोगों को सड़कों पर नहीं उतार पाते। जाके महिलाओं को नहीं तंगाया, त्रिशूल लेके खड़े हो गए कि लीजिए हम आपके प्रोटेक्टर हैं, जबकि महिलाओं का परिवार उनके साथ है। जबरदस्ती की फांदेबाजी। हमने किसी के निजी जीवन में फालतू के कमेंट्स नहीं किए, जो हो रहे हैं आज इनके बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। सारे फसाद की जड़ है कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है दीपक। चलिए अब आगे ब्रेक के बाद कोई नहीं, यश आप बने हुए हमारे साथ,